आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज की क्लास के अंदर जो पूर्व में हमने आपसे वीडियो शेयर किया था, उसमें जो प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए, उसमें रेमस्टीन, रेले और जिफ के सिद्धांतों की हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। उसके ही कंटिन्यूटी के अंदर आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। रिमेनिंग बहुत सारे जो विद्वान थे जिन्होंने प्रवास से संबंधित अपने सिद्धांत दिए, उसमें एक महत्वपूर्ण विद्वान थे स्टोफर, जिन्होंने मध्यवर्ती जो अवसर मॉडल है या इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल जो 1940 के अंदर दिया। और ये जो मॉडल है एक तरह से जो ग्रेविटी और लीस्ट एफर्ट मॉडल है, उसमें ही इन्होंने संशोधन करके अपना जो नया मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स जो स्टोफर ने रखी, इन्होंने ये एक साफ कहा कि इस मॉडल में दूरी को इन्होंने जो भौगोलिक रूप से ना माना, यानी जो फिजिकल जो डिस्टेंस होती है उसकी बजाय इन्होंने जो सोशल और इकोनॉमिक जो कोजेज होते हैं या अप्रोच जो होती है या जो सामाजिक और आर्थिक जो कारक होते हैं, उनको उस भौगोलिक दूरी की तुलना के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। जैसा कि रेले की बात करें या जिफ की बात करें, तो उन्होंने जो चाहे वो दो जगह की जनसंख्या की बात करो या दो समुदायों की के बीच आवागमन की बात करो, तो उन्होंने डिस्टेंस को महत्वपूर्ण माना था, एक भौगोलिक दूरी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। यहाँ इन्होंने सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं उनको इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि दूरी की जो अपेक्षा जो सोशियो इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, सामाजिक आर्थिक जो अवसर होती हैं, उनकी उपलब्धता माइग्रेशन या प्रवास की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। निश्चित दूरी के लिए प्रवास की मात्रा अवसर की उपलब्धता से सीधे रूप से, यानी जितने ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे उतने ही जो माइग्रेशन है या प्रवास जो होगा वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मध्यवर्ती जो अवसरों के अनुपात विपरीत अनुपात से बढ़ती है, यानी जब दो जगहों के बीच के अंदर माइग्रेशन शुरू हो जाता है, भले ही वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो अवसर हैं उनकी उपलब्धता है, लेकिन उनके मध्यवर्ती स्थान के अंदर अगर अवसरों की उपलब्धता निर्मित हो जाती है या उपलब्ध हो जाते हैं, तो इन दो स्थानों के बीच के अंदर जो माइग्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मध्यवर्ती स्थानों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। ऐसा स्टोफर का मध्यवर्ती जो अवसर मॉडल है उसके इन्होंने इसकी बात की। जितने मध्यवर्ती अवसर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उस स्थान के लिए जो प्रवसन है, यानी एक स्थान से दूसरे ए और बी स्थान के बीच में माइग्रेशन हो रहा है। निश्चित रूप से अगर यहाँ पर सामाजिक आर्थिक अवसर ज़्यादा है तो ये माइग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर इन दोनों के मध्यवर्ती अवसर बढ़ जाएंगे तो इन दो ए और बी बिंदुओं के बीच के अंदर जो माइग्रेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यानी सामाजिक आर्थिक अवसरों से माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर बीच के अंदर मध्यवर्ती अवसरों की मात्रा बढ़ने से वो जो माइग्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है, या उसको एक विपरीत संबंध हमें देखने को मिलता है। यहाँ इन्होंने अपना एक फॉर्मूला भी दिया, y इक्वल टू के डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहाँ y किसी निश्चित स्थान से दूसरे स्थान के में की ओर जो प्रवासियों की जो मात्रा है उसको निर्धारित करता है, जबकि जो k है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और डेल्टा एक्स उस गंतव्य स्थान अथवा क्षेत्र में अवसरों की उपलब्धता जहाँ पर व्यक्ति जा रहा है या जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर, और x का मतलब होता है जो मूल स्थान है जहाँ से व्यक्ति अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान डेल्टा एक्स, और x जो मूल स्थान है और गंतव्य के बीच उपलब्धताओं की मात्रा में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही जो माइग्रेशन है वो हमें देखने को या उन प्रवासियों की जो मात्रा है वो हमें देखने को मिलेगी। अब स्टोफर ने ही एक अन्य सिद्धांत भी दिया जिसको हम प्रतिस्पर्धी प्रवास सिद्धांत के नाम से या कम्पिटिटिव माइग्रेंट मॉडल जो है स्टोफर के द्वारा दिया गया। इन्होंने पुनः अपने जो मॉडल है उसमें संशोधन किया और एक नया फॉर्मूला दिया जिससे कि जो माइग्रेशन की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट रूप से वो समझा सकें। इन्होंने कहा कि जो नया फॉर्मूला था y इक्वल टू के x0 x1 अपॉन xb इन xc, तो इसके द्वारा इन्होंने जो प्रवास की जो मात्राएं होती हैं और उसके अंदर जो मध्यवर्ती अवसरों की जो मात्रा होती है उनको भी इन्होंने उसको मेजरमेंट करने की कोशिश इन्होंने यहाँ पर किया। आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि जो मध्यवर्ती या इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल किसने दिया प्रवास के संदर्भ में, और जो प्रतियोगी जो प्रवास जो सिद्धांत है कंपेटिंग माइग्रेंट मॉडल किसने दिया, तो दोनों स्टोफर के द्वारा दिए गए।
अब यहाँ जो ली हैं जिन्होंने जनांकीय भूगोल या जो पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी है उसको परिभाषित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जैसे मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शाश्वत और अशाश्वत रूप से जो माइग्रेशन जो होता है उसको इन्होंने परिभाषा के अंदर शामिल किया। अब यहाँ कुछ 4 पॉइंट्स के आधार पर ली ने अपने माइग्रेशन जो थ्योरी है उसको क्लियर करने की कोशिश की, और वो 4 जो मुख्य बिंदु हैं जो ली के माइग्रेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक होता है मूल स्थान से जो रिलेटेड जो कारक होते हैं जहाँ से व्यक्ति जाता है, एक गंतव्य स्थान जहाँ पर वो जाता है उस स्थान से जुड़े हुए जो कारक होते हैं, बीच में जो उनके बीच में जो बाधाएं आती हैं, जो चैलेंजेज आते हैं, वो किस तरह से माइग्रेशन की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल जो फैक्टर्स होते हैं उनको, इन 4 पॉइंट के आधार पे ली ने अपने माइग्रेशन जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने का काम किया। जब हम मूल स्थान से संबंधित फैक्टर्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए कोई भी व्यक्ति अगर जिसमें सामाजिक जड़त्व की बात होती है या मूल स्थान से व्यक्ति का अपना एक मनोवैज्ञानिक लगाव होता है, जब वो उस जगह को छोड़ता है तो उसके लिए कोई कारक जरूर जिम्मेदार होते हैं। वो कारक सामाजिक हो सकते हैं, वो कारक आर्थिक हो सकते हैं, वो कारक राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो कुछ जो पुश फैक्टर्स होते हैं जो कि उस व्यक्ति को धकेलते हैं, बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप ये कह सकते हो कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ किसी व्यक्ति का मूल स्थान है, वहाँ से वो माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में जाए चाहे वो नगरीय क्षेत्र में जाए, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है रोजगार के अवसरों की उपलब्धता कम है। हो सकता है कि वहाँ पर व्यक्ति को एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर जो सामाजिक जड़ता या सामाजिक जटिलता इतनी ज़्यादा है कि जातिगत भेदभाव के कारण व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ना चाहता है। तो ये बहुत सारे कारक जो हैं एक तरह से पुश फैक्टर का काम करते हैं। इनको हम एक तरह से ऋणात्मक जो कारक होते हैं, नेगेटिव जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर रूप में भी शामिल करते हैं, तो इनको हम पुश फैक्टर्स के अंदर शामिल किया जाता है। जो गंतव्य जो स्थान है वो नेचुरली व्यक्ति को अगर वो आकर्षित कर रहा है तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जिस स्थान पर जा रहा है और उसमें जो एक पुल फैक्टर जो होता है, अपनी तरफ खींचने वाला जो कारक होता है वो अधिक प्रभावी होता है। इसको हम एक तरह से पॉजिटिव फैक्टर्स के रूप में ले सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे बेहतर आधारभूत संरचना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा मजबूत है, रोज़गार के अवसर ज़्यादा की उपलब्धता ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ जो व्यक्ति है वहाँ पर जाने का प्रयास करता है। अंतर्वर्ती जो बाधाएं होती हैं वो दूरी कारण हो सकता है, यातायात की सुविधाओं की उपलब्धता के कारण हो सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा होगी सुविधाएं वो व्यक्ति माइग्रेट करने के लिए उसकी सरलता होगी। दूरी अधिक होगी तो हो सकता है व्यक्ति जो है, जिससे कि रेवस्टीन ने डिस्टेंस डिले थ्योरी दी है, तो दूरी ज़्यादा होगी तो व्यक्ति माइग्रेट करने से डरता है। व्यक्तिगत कारण जो होते हैं वो जो लिंग है, आयु है और जेंडर के आधार पर अंतर हो सकता है जो कि माइग्रेशन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। तो इन चारों कारक यानी मूल स्थान, गंतव्य स्थान, अंतर्वर्ती जो फैक्टर्स हैं और व्यक्तिगत जो कारण है, इसके आधार पर जो माइग्रेशन थ्योरी ली ने दी उसके तीन महत्वपूर्ण कारक, स्थानांतरण की मात्रा, स्थानांतरण जो प्रवाहित हो रहा है या उसकी जो धारा है वो, और प्रवासियों की जो विशेषता है, इनके आधार पर ली ने इस माइग्रेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। जब स्थानांतरण की मात्रा की बात की जाती है तो क्षेत्र की विभिन्नता, कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पर जो विभिन्नता अवसरों के मात्रा में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के मामले में ज़्यादा हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा क्षेत्रीय विभिन्नता होगी व्यक्ति का जो माइग्रेशन है उतना ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। जनसंख्या की विभिन्नता से मतलब होता है जहाँ पर धार्मिक, सामाजिक और जातिगत जो संरचनाएं में जितनी ज़्यादा विभिन्नता हमें देखने को मिलेगी वहाँ पर माइग्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर एक ही समुदाय के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, एक ही तरह का वहाँ का जो एक तरह के फिजिकल जो स्थितियाँ हैं एक तरह की हैं, तो जनसंख्या की संरचना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ जैसे कि एक ही समूह के जो लोग होते हैं वहाँ पर माइग्रेशन उतना हमें देखने को नहीं मिलता। अंतर्वर्ती जो बाधाएं हैं, जैसे हमने कहा दूरी वाली
और जो फैक्टर्स होते हैं वो निर्धारित करते हैं। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव जहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करती है, जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो माइग्रेशन है वो कम हमें देखने को मिलेगा। प्रवास पर प्रतिबंध एक राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाएं होती हैं। किसी देश के द्वारा माइग्रेशन के ऊपर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो जो माइग्रेशन होता है वो सीमित हो जाता है। जैसे कि भारतीय जो लोग हैं या दक्षिण एशिया के जो लोग हैं अमेरिका के अंदर रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन वीज़ा प्रक्रिया को समय समय पर राजनीतिक निर्णयों के द्वारा कड़ा बना दिया जाता है, तो वहाँ माइग्रेशन की प्रक्रिया सीमित हो जाती है। विकास की अवस्थाएं, विकास जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जितना टेक्निकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, विकास के उच्च स्तर पर होगा, वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ विकास निम्न स्तर का होता है वहाँ माइग्रेशन जो होता है वो कम देखने को मिलेगा। ऐसा जो स्थानांतरण की मात्रा को निर्धारित करने में जो ली थे उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसमें स्पष्ट किया। स्थानांतरण की जो धाराएं होती हैं, जो व्यक्ति जब अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान पर जाता है तो बेसिक जो फैक्टर होंगे वो तो वही पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुश फैक्टर जो मूल स्थान है वहाँ पर काम कर रहा है, और पुल फैक्टर जहाँ पर गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं तो वो वहाँ पर जो अवसरों की उपलब्धता है इसलिए जाएगा, और जो मूल स्थान है वहाँ की जो रोजगार के अवसर या और जो बेसिक जो नीड्स होती हैं उनकी अगर कमी होती है, स्कैरिसिटी होती है, तो वहाँ से वो जगह छोड़ना चाहेगा। तो एक धारा का जो निर्माण होता है वो हमें देखने को मिलता है। स्थानांतरण की प्रतिधारा की बात यहाँ पे की है कि जब व्यक्ति एक गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, वहाँ की परिस्थितियों को देखता है, मूल स्थान और गंतव्य स्थान की जो तुलना है वो कंपैरिजन करता है, तो वो ये भी देखता है कि क्या गंतव्य स्थान पे जो अवसर की उपलब्धताएं हैं वो मूल स्थान पर भी हो सकती हैं, या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ भी डेवलप हो सकती हैं। तो व्यक्ति पुनः अपने मूल स्थान पर कुछ जो है वहाँ पर आना चाहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। धारा की क्षमता कि जो माइग्रेंट जो के लोग गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं तो वहाँ आकर्षण कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो जो है माइग्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो प्रकृति को भी वहाँ की निर्धारित करती हैं। मध्यवर्ती जो बाधाएं होती हैं जिनकी हमने बात पहले भी की है, और धारा की परिवर्तन की जो क्षमताएं हैं ये इसको अंदर भी इन्होंने जो इन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर शामिल किया कि किस तरह से आर्थिक दशाओं में जब परिवर्तन होता है, यानी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाता है या कोई रिसेशन की स्थितियाँ या आर्थिक गिरावट की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, तो धारा जो माइग्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी जो धारा की परिवर्तन क्षमता की जो मात्रा है, यानी जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो निरंतर रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे आएगा तो माइग्रेशन की प्रक्रियाएं सीमित हो जाएंगी। जो धारा होगी उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। जब प्रवासियों की विशेषताओं की बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ों को ली एक्सप्लेन करता है। चयनात्मक, वैसे कोई भी जो माइग्रेशन होता है वो सेलेक्टिव होता है। कोई भी जो माइग्रेट होकर जाता है जिस गंतव्य स्थान पर, तो वहाँ पर अवसरों की उपलब्धता, वो अपनी खुद की स्थितियों को भी देखता है, डिस्टेंस को भी ध्यान रखता है, उसकी जो स्किल है उसको भी वो तय करता है कि मेरे को वहाँ पर क्या रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको हम चयनात्मक जो प्रवास होता है उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। ये धनात्मक चयनित प्रवास और ऋणात्मक चयनित प्रवास, इसके अंदर बेसिकली हम जो मूल स्थान की जो पुल फैक्टर या आकर्षित करने की क्षमता को देखते हैं, और जो मूल स्थान से जब व्यक्ति छोड़ के जाता है इसके अंदर पुश फैक्टर्स होते हैं, तो उसको हम ऋणात्मक चयनित प्रवास की बात करते हैं। द्विबहुलक प्रवास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पुल और पुश, पुल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, जब पुश जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। तो दोनों ही कारक कई बार निर्धारक होते हैं कि व्यक्ति पुश और पुल फैक्टर से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रयास करता है। धनात्मक चयनात्मक की मात्रा की बात करता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो माइग्रेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। आयु चयनात्मक प्रवास की बात करते हैं तो जो युवा वर्ग जो होता है, जो महिलाओं जो उसमें माइग्रेशन वृद्ध के तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो पुरुष होता है उसमें महिलाओं की तुलना में ज़्यादा प्रवास हमें
देखने को मिलेगा। तो यहाँ आयु के चयनात्मक प्रवास के अंदर उन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। प्रवासी विशेषताओं के अंदर जो मूल स्थान और गंतव्य स्थान की जो जनसंख्या और उन दोनों स्थानों के बीच में एक कंपैरेटिव जो व्यक्ति है चीज़ों को देखता है और उस प्रवास के बाद उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, उसके आधार पे वो आगे का प्रवास जो है उसके द्वारा तय किया जाता है। इस तरह से इन्होंने ली ने 1966 के अंदर मूल स्थान, गंतव्य स्थान और अंतर्वर्ती बाधाएं और व्यक्तिगत कारकों के आधार पर अपना जो माइग्रेशन जो थ्योरी है उसको प्रतिपादित किया। ये जेलेंस्की का जो गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो 1971 के अंदर आया, जिसको हम मोबिलिटी ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ जेलेंस्की कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इन्होंने अपने इस प्रिंसिपल के अंदर जो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन जो थ्योरी की जब हम बात करते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, जिसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर के जो फैक्टर्स हैं उनको भी महत्वपूर्ण माना था, तो उन सब चीज़ों को यहाँ जेलेंस्की ने शामिल करते हुए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आप जब इस सिद्धांत को समझते हैं तो आपको डेमोग्राफिक या जनांकीय के संक्रमण जो मॉडल है वो भी आपके दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से जो जनसंख्या या जनघनत्व जो होता है जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन के आधार पे कैसे तय होता है, वो यहाँ जो प्रवसन की जो मात्राएं होती हैं उसको निर्धारित करने के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेलेंस्की जो है वो मानता है कि जो डेमोग्राफिक जो स्टेजेस हैं, जनांकी की जो अवस्थाएं हैं और जो माइग्रेशन जो होता है या माइग्रेशन की या प्रवास के निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन दोनों के ऊपर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन यानी नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक प्रक्रियाओं का सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और यहाँ मैंने जैसे आपसे कहा कि उन्होंने प्रवासन जो माइग्रेशन जो बिहेवियर है, माइग्रेशन के इस बिहेवियर को इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल से कोरिलेट किया या उसको आधार पे इसने समझाने की कोशिश की। यहाँ कुछ प्रवास की बात यहाँ हम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन होता है, सीमावर्ती जो आसपास के क्षेत्रों में होता है, ग्राम से नगर की तरफ, अंतर्नगरीय और अंतर्नगरीय यानी नगर से एक नगर के अंदर प्रवासन होता है और एक नगर से दूसरे नगर के अंदर जो प्रवासन होता है, तो इसके ऊपर भी जेलेंस्की ने अपने मोबिलिटी ट्रांजेक्शन थ्योरी के अंदर समझाया। और इन चारों के अंदर इन्होंने ये कहा कि जो ये माइग्रेशन जो होता है इसके ऊपर को 5 स्टेजेस, जिस तरह से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर ने हमने 5 अवस्थाओं की बात की थी, उसी तरह से इसने विभिन्न, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो, सीमावर्ती प्रवास हो, ग्राम नगरीय प्रवास हो या अंतनगरीय या अंतःनगरीय प्रवास हो, इसको 5 जो अवस्थाएं हैं उसके आधार पर इन्होंने समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर जेलेंस्की ने जो अंतर्राष्ट्रीय या सीमावर्ती या ग्राम नगरीय या नगर से नगर या नगर के आंतरिक भागों के अंदर जो प्रवासन होता है, माइग्रेशन जो होता है, उसको 5 स्टेजेस के अंदर यहाँ एक्सप्लेन किया। या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें, स्टेज 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सीमावर्ती 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। ग्राम नगरीय प्रवासन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ये 5 जो स्टेजेस हैं ये हमें यहाँ पर जो मोबिलिटी ट्रांजेक्शन जो थ्योरी है उसके अंदर हमें जेलेंस्की के द्वारा दिखाई गई है। अब यहाँ जब फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर जो होती है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जनसंख्या जो है स्थिर बनी रहती है और इस स्थिति के अंदर जो माइग्रेशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। जैसा कि ये फर्स्ट स्टेज के अंदर सब जगह हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो माइग्रेशन है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। अगर भारत की बात करें 1931 के अंदर जो स्थितियाँ इस तरह की रही और माइग्रेशन मात्र अगर टोटल पॉपुलेशन में कोई मुश्किल से 5 to 10% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर माइग्रेशन की जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिली थी। सेकेंड स्टेज की बात जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन जो मृत्यु दर होती है उसके अंदर तेज़ी से गिरावट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, तो उसका प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि जो जनसंख्या है उसके अंदर
जो वृद्धि है वो हमें देखने को मिलेगी। और जैसे ही जनसंख्या की वृद्धि होगी, संसाधनों के ऊपर जो जनसंख्या वितरण का जो प्रभाव है, जनाधिक्य का जो प्रभाव है, वो हमें देखने को मिलेगा। तो माइग्रेशन या प्रवास की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें तेजी से जो वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। आप फर्स्ट स्टेज में देख पा रहे हैं, नहीं हो रही है किसी में भी, और सेकंड स्टेज में जाते ही जो माइग्रेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब जो थर्ड स्टेज की जो अगर हम बात करते हैं, विशेषकर अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय और सीमावर्ती प्रवासन या ग्राम नगरीय प्रवासन, तो यहाँ एक ग्रोथ जो है ज़्यादा तेज़ी से हुई है। यहाँ जो अंतःनगरीय और अंतर्नगरीय प्रवास है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। अब जब थर्ड स्टेज की बात होती है, वहाँ पर जाकर मृत्यु दर के साथ साथ जो जन्म दर है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ जो तेज़ी से हो रही थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज के बाद एक ऐसा ट्रांजिशन फेज आता है कि वापस जनसंख्या में स्थिरता की स्थितियाँ जैसे ही आएंगी, जो प्रवास है वो एक उस स्तर पर जाकर धीरे धीरे, यानी थर्ड स्टेज के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जब अंतःनगरीय और अंतर्नगरीय प्रवास की बात करते हैं तो ये निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो थर्ड स्टेज के बाद भी यहाँ जो अवसरों की उपलब्धता, तकनीकी डेवलपमेंट की बात है जब हम करते हैं, एक नगर से नगर में या एक नगर से दूसरे नगर में जब जाता है तो वहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट, जो टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं, स्किल्ड जो लेबर होता है, उसका जो माइग्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज तक जो है माइग्रेशन बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, सीमावर्ती, ग्राम नगरीय प्रवासन, थर्ड स्टेज के बाद नीचे, यानी फोर्थ और फिफ्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है। कुछ स्थानों के ऊपर जन्म दर कम होने के कारण जनसंख्या या जनघनत्व है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उसके कारण जो माइग्रेशन है वो भी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, यहाँ जो जेलेंस्की के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसके अंदर जिन्होंने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो यहाँ हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ये कुछ मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम्स होती हैं वहाँ आपसे पूछ सकता है। माइक्रो एनालिटिकल मॉडल हैगरस्टेन के द्वारा दिया गया। स्टेप वाइज मूवमेंट मॉडल की बात की थी हम, तो रेमस्टीन की जब हमने बात की थी तो उसके अंदर हमने आपको समझाया था कि किस तरह से ग्राम से नगर, नगर से महानगर की तरफ जो माइग्रेशन या राष्ट्रीय महानगर की तरफ जो माइग्रेशन होता है तो वो स्टेप वाइज होता है, पदानुक्रमिक रूप से देखने को मिलता है। टिबलर्स पुल एंड पुश थ्योरी 1983, हमने इसकी बात की कि पुल फैक्टर्स जो होते हैं वो जो गंतव्य स्थान में जो आकर्षण होता है उसको दिखाता है। पुश फैक्टर्स जो आपका मूल स्थान होता है, ये जो कि आपके वहाँ पर जो मूल स्थान पर अवसरों की अनुपलब्धता, सामाजिक जटिलताएं या राजनीतिक शोषण की प्रक्रियाएं, जाति की जटिलताएं होती हैं, वो निर्धारित करते हैं, जिसको यहाँ एक्सप्लेन करने बिहेवियरल मॉडल ऑफ विल्बर्ट ने किस तरह से व्यक्ति का जो व्यवहार जो होता है वो माइग्रेशन को प्रभावित करता है, तो इन्होंने बिहेवियरल मॉडल विल्बर्ट के द्वारा दिया गया। इस तरह से हमने जो जनांकीय या जनसंख्या भूगोल के अंदर जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए उनको हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब चाहे आपसे इन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, कौन से सिद्धांत प्रवचन के संदर्भ में किस विद्वान ने दिया गया, के द्वारा दिया गया, इस तरह के वस्तुनिष्ठ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे सब्जेक्टिव बड़ा सवाल भी पूछा जाता है कि प्रवास से संबंधित दिए गए विभिन्न सिद्धांतों को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ली को ले लीजिए, रेमस्टीन को, जेलेंस्की, क्योंकि सबका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है, लास्ट में आप उसको थोड़ा समराइज भले ही कर सकते हैं। तो आप इसके द्वारा इन सिद्धांतों की जो व्याख्या है आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, चाहे वो एमिग्रेशन हो या इमिग्रेशन हो, या गंतव्य जो स्थान होता है, मूल स्थान जो होता है, पुश और पुल फैक्टर्स जो होते हैं, तो ये चीज़ें, या प्रवास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या प्रभाव होते हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो सिनेरियो है उससे आपको चीज़ें, विशेषकर अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ इन थ्योरीज का जो एप्लीकेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं
तो एक जनरल आंसर की बजाय कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप इन विद्वानों का के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनके आधार पे अगर आप आधुनिक समय के अंदर जो माइग्रेशन की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनके साथ अगर इन चीज़ों को जोड़कर अगर आप उत्तर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे उत्तर मिलेंगे। लेकिन अगर आप जनरल आंसर लिखते हैं और आप ज्योग्राफी के पेपर में आंसर लिख रहे हैं तो वो आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा। इसलिए इन कॉन्सेप्ट को समझना, इन कॉन्सेप्ट को की एप्लीकेशन वर्तमान के अंदर कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है, तो उन चीज़ों को हम आज भी अगर हम पुश और पुल फैक्टर्स की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वर्तमान जो स्थितियां हैं, चाहे वो खेतों का छोटा आकार हो, जटिल सामाजिक संरचनाएं हो, या जातिगत आधार पे जो राजनीतिक निर्णय विशेषकर भारत के संदर्भ में हमें जो देखने को मिल रही हैं, तो एक तरह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पुश फैक्टर्स के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जो अर्बन एरियाज जो होते हैं जहाँ पर लोगों की जाति के बजाय काम से पहचान ज़्यादा होती है और इस कारण से वो जो आकर्षण है वो बना हुआ है। और जो ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो माइग्रेशन की प्रक्रियाओं में एक व्यापक एक ग्लोबल जो वर्ल्ड की जो कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, ग्लोबल विलेजिंग की जो बात हुई थी, उसके माइग्रेशन जो पैटर्न में जो चेंजेज आए थे, वो सब चीज़ों को अगर इन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी जो समझ भी बढ़ती है। आपको किसी भी तरह से किसी भी पहलू से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से उनका आंसर देने में सक्षम होते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, जिससे लगे कि मैं उसके अंदर कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट दिनों में कुछ मैं अब जो अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मैं शेयर करूँगा, पॉपुलेशन से जुड़े हुए वीडियोज़ भी मैं करूँगा। लेकिन मेरा जो ज़्यादा जो जोर होगा एक नए पेपर को लेने का है, और वो है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन और सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम पैरेलल लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।